हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी और आपके मम्मी पापा भी, घर के परिवार के लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के बहुत ही शानदार चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल लेकर हाजिर हैं। तो सबसे पहले एक छोटे से मोटिवेशन कोड के साथ जब होश जोश को बढ़ाते हैं, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। खुद में क्या करो, इतना समय लगा दो कि दूसरे की बुराई करने में करने का आपके पास समय ही ना हो। तो क्या होंगे, आप जल्दी सफल होंगे। तो समय न बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करा है यूपी बोर्ड 2024 में 2 नंबर में पूछा गया था, ईंधन सेल क्या होते हैं और साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ईंधन सेल, ईंधन सेल। तो लिख सकते हैं वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। तो इसके 2 उपयोग, तो क्या हो गया, 2 लाभ। इसका लाभ हो जाएगा पहला, ईंधन सेल का प्रयोग क्या होता है, ईंधन सेल कहलाता है। और ईंधन सेल का प्रयोग हमने क्या किया था, लिख सकते हैं इसमें एक लाइन और बढ़ा लेंगे, ईंधन सेल कहलाता है। और एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि ईंधन सेल का उपयोग अपोलो मिशन 11 में किया गया था। अपोलो मिशन 11 मिशन में किया गया था, मिशन में किया गया था। इसके ईंधन सेल के लाभ, ईंधन सेल के लाभ। तो ईंधन सेल का पहला लाभ आपका हो जाएगा, इस सेल की दक्षता बहुत अधिक, इस सेल की दक्षता बहुत अधिक, यानी कि 70% होती है। और दूसरा है इसका, यह जल उत्पादित करता है। इसका यह लाभ है कि क्या करता है, यह जल उत्पादित करता है। यह क्या करता है, जल भी उत्पन्न करता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इस सेल का क्या करना है, हमको विद्युत वाहक बल का गणना करना है। तो देखिए, जो अधिक वाला होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। तो E0 कैथोड हो गया, ये E0 कैथोड हो गया। और क्या होगा, कम वाला क्या होगा, E0 एनोड, E0 एनोड। तो अब हम EMF की गणना कैसे करेंगे। तो यन का मान देखिए क्या है, यहाँ पर +2 है, 0 से +2, 0 से +2 है। तो यहाँ पर यन का मान कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम E0 सेल निकालते हैं, हल। E0 सेल निकालेंगे तो क्या होगा, E0 कैथोड
माइनस ई नाट एनोड, ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। तो ई नाट कैथोड में इसका ई नाट एनोड यानी 0.34 माइनस 0.237 माइनस 0.23 माइनस 2.37 यानी आ जाएगा 2.71 वोल्ट। क्योंकि ई सेल हमको पूछ क्या रहा है, ई सेल यानी कि ई एम एफ का मान पूछ रहा है और एन का मान कितना है 2 और एनोड का मान कितना दिया है, एनोड की सांद्रता 0.1 वाला एनोड है तो एस मतलब एनोड, शुरू वाला क्या होता है एनोड होता है, एनोड की सांद्रता कितना है 0.1 एम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कैथोड, तो कैथोड की सांद्रता हो गई, कैथोड की सांद्रता 0.001 एम। तो अब आइए इसका हल निकालेंगे। तो निर्नष्ट समीकरण से ई सेल बराबर यानी ई एम एफ हम लिख रहे हैं, ई एम एफ बराबर ई नाट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड। तो यहाँ पर मान रखेंगे ई नाट सेल का मान कितना है 2.71 माइनस 0.0591 अपान एन का मान कितना है 2 लाग 0.00 नीचे वाला 1 है ना, उल्टा लिख दे रहा है 0.01 एक सेकंड 0. क्या था 0.1 और नीचे वाला है 0.001। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 अपन 2 इंटू लाख 10 टू दी पावर, लाख कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लाख 100 का मान कितना आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 अपन 2 इंटू 2 से 2 कट गया, लाख 100 का मान हम जानते हैं, लाख 100 का मान कितना होता है 2। तो यहाँ पर कट जाएगा तो और यहाँ से इसमें से क्या होगा, ये घट जाएगा तो आपका आ जाएगा ई सेल या ई एम एफ बराबर 2.65 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने सिंपल से आपको क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला है कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो इसका भी उत्तर लिखते हैं। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, वैद्युत क्या क्या यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया था, वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता उनके धनायनों व चालकता क्या होती है, उनके धनायनों व
ऋणायनों की चालकताओं के धनायनों व धनायनों व ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है? धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं के योग के क्या होती है? बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए HCl की क्या लिखते हैं? इसके दो उपयोग लिखिए तो उदाहरण लिखते हैं। HCl के लिए लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट अनंत मोलर चालकता Cl H प्लस Cl माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पर H प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा H प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर पहला हो गया और ये दूसरा NaOH का हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस OH लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस। तो उम्मीद है यहाँ तक भी इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या था? कोलोराउस के नियम का क्या था? ये तो उदाहरण हो गया। अब इसका उपयोग, कोलोराउस के नियम का उपयोग, तो लिख सकते हैं कोलोराउस के नियम का उपयोग, कोलराउस के नियम का उपयोग। दो उपयोग करा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण किया जा सकता है। सीमांत मोलर चालकताओं का क्या कर सकते हैं? इससे हम निर्धारण कर सकते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण किया जा सकता है। दूसरा है वियोजन की मात्रा अल्फा का निर्धारण किया जा सकता है। वियोजन की मात्रा क्या कर सकते हैं? अल्फा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अल्फा बराबर हो जाएगा एक सेकेंड, अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। तो क्या है हमारा? क्या हो गया? क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फिर अगला है क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल लिख सकते हैं कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं,
विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। कर देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो पहला सेल है हमारा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो क्या है, कर रहा है बनावट। अब इसको क्या करना है, हमको सेल की बनावट के वर्णन करना है। तो हमारे क्या है, एक बीकर ले लीजिए और यहाँ पर एक और बीकर ले लीजिए, दो बीकर ले लीजिए। क्या करिए, इसमें क्या करते हैं, दो हम एक में क्या करते हैं, जिंक की राड डाल देते हैं, और क्या किया, एक में ड्राइंग तो हमको बनाना आता नहीं है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा बना दे रहे हैं। लेकिन क्या कीजिए आप अच्छे से, इसमें क्या करते हैं, इसको लवण शेप से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इन दोनों बीकर को क्या करते हैं, लवण शेप से जोड़ देते हैं। क्या है, लवण सेतु। इसमें क्या है, ये जिंक की राड है, तो इसमें क्या किया, जिंक की सल्फेट, जिंक सल्फेट का विलयन डाल दिया। ये कॉपर की राड है, तो इसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट की विलयन डाल दिया, विलयन। ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर। ये क्या हो, कॉपर की, ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ये क्या हो गया, एनोड हो गया। ये क्या हो गया, हमने बनावट का क्या किया। अब लिखेंगे क्या, दो बीकर लिया, दोनों में क्या, एक कॉपर की राड एक में और एक में जिंक की राड, और दोनों बीकर को क्या किया, जोड़ दिया। दोनों बीकर को साल्ट बीज के साथ जोड़ दिया, उसको क्या है, उसके जिंक की राड को क्या किया, और कैथोड की राड से क्या एक एक निकाल के गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। तो क्या हो गया, हमारा सेल बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन में से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। NaCl का क्या होता है, जलीय अपघटन होगा। Na प्लस और Cl माइनस का जब जलीय अपघटन होगा तो अपघटन से क्या होगा, कैथोड पर निम्न में से क्या मिलेगा। तो कैथोड पर हमें मिलेगा सोडियम। कैथोड पर क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, क्योंकि क्या होता है Na प्लस क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, Na बना लेता है। तो क्या होगा, कैथोड पर अपघटन से क्या होगा, कैथोड पर निम्नलिखित में से क्या बनेगा, सोडियम बनेगा। NaCl क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस क्या होगा, Na प्लस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है, एनोड से कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर निम्नलिखित में से मुक्त होता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर अगला है, कर चालकता का एसआई मात्रक। चालकता का एसआई मात्रक है, राजस्थान बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चालकता का एसआई मात्रक होता है क्या, साइमन मीटर इनवर्स। क्यों क्या होता है, MKS में क्या होता है, मीटर होता है, तो और CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर। तो एसआई मात्रक क्या होगा, साइमन मीटर इनवर्स। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। तो क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य क्या करते हैं, विलयन का में विद्युत अनअपघट्य क्या हो गए, ये तो टूटेंगे नहीं। ये क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन में जो विद्युत अपघट्य होते हैं क्या होते हैं, H2O अणु क्या करे, विद्युत का चालन करेगा नहीं। तांबे का तार विलयन में क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा नहीं। विद्युत अपघट्य होते हैं क्या करते हैं, विलयन की चालकता को बढ़ाते हैं। जो क्या होते हैं, जो ऋणायन व धनायन में टूट जाते हैं। फिर अगला है, किसी चालकत्व सेल का स्थिरांक। सेल का स्थिरांक क्या होता है, L/A। तो ऑप्शन नंबर ए हमने जाना है। बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है।
तो देखिए कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो मोलर चालकता होता क्या है? मोलर चालकता इसको लिख सकते हैं, यूपी बोर्ड 2024 में 2 नंबर में पूछा था। तो कह रहा है किसी विलयन में घोले गए 1 ग्राम मोल घोले गए 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता को विलयन की मोलर चालकता को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। इसे क्या करते हैं? प्रदर्शित ग्रीक लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे देखते हैं। अब इसका फार्मूला लिख देंगे। मोलर चालकता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मोलर चालकता 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? पहला है किसी सांद्रता पर। मोलर चालकता क्या होगी? किसी सांद्रता पर हो जाएगी। और तो इसको लिखते हैं ग्रीक लैम्डा एम का पावर सी, यानी क्या? किसी सांद्रता पर मोलर चालकता इसे लिख सकते क्या है? ग्रीक लैम्डा पाई बना देना। ग्रीक लैम्डा सी एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c। और दूसरा लिख दीजिएगा अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ये क्या होता है? अनंत तन्यता मोलर चालकता इक्वल टू लैम्डा धनायन प्लस लैम्डा का पावर क्या आ जाएगा? ऋणायन। धनायनों की संख्या बटे ऋणायनों की संख्या। तो क्या होगा? हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? तैयार हो गया। और यूपी बोर्ड 2024 में ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। 2 नंबर में क्या किया था? पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कोलराउस का नियम। इसको हमने अभी इसके पहले इसके कोलराउस के नियम को क्या किया था? आपको बताया था। तो इसको क्या कर देते हैं? ये हमने दोबारा उसी को क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया था। तो 2 बार हमने क्या 2024 में पूछा था, उसके पहले भी 1 बार और आया था ये क्वेश्चन। तो 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोलराउस का नियम क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्यों की क्या होती है? सीमांत मोलर चालकता उनके धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं की क्या होता है? योग के बराबर होता है। तो क्या होगा? ग्रीक लैम्डा अंततः पर क्या है? HCl का H+Cl- क्या है? यही हमारा क्या है? यही तो मोलर चालकता ही क्या? यही तो फार्मूला है। कोलराउस का नियम हो गया। फिर कोलराउस के नियम का क्या उपयोग? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की क्या करते हैं? सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में। फिर वियोजन की मात्रा का निर्धारण करने में। फिर डेनियल सेल के बारे में क्या किया? अभी इसके पहले क्या था? विद्युत अपघटनी सेल था। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में था। विद्युत रासायनिक सेल ही क्या? डेनियल सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को ही क्या कहते हैं? डेनियल सेल कहते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको यहाँ लिख दीजिए डेनियल सेल।
तो क्या हो जाएगा, डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है, वे सेल जो क्या हो रासायनिक ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा पे, और विद्युत जो क्या कहते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल क्या कहते हैं कहलाते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो क्या है, हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल ये क्या है, हमारा विद्युत रासायनिक सेल है। तो ये गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में क्या है, यहाँ पर फिगर में क्या गया, एक लवण सेतु से क्या है जोड़ दिया गया है, दो बीकरों को क्या लवण सेतु से जोड़ दिया गया है। इसमें क्या है, जिंक की एनोड, एनोड को क्या है जिंक और उसके सल्फेट के बिल में क्या क्या डुबो गया है, और कापर के बिल में क्या कापर सल्फेट को क्या किया है जोड़ दिया, कैथोड क्या कापर का कैथोड है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन हमने क्या है सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। तो इसमें हमको विद्युत वाहक बल ईएमएफ यानी ई, तो ई नॉट सेल ईएमएफ का मान पूछ रहा है। तो पहले ई सेल ई नॉट सेल का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम ई सेल का मान निकालेंगे। तो ई नॉट सेल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड, ई कैथोड का मान कितना है, ये है कैथोड का मान 0.80 माइनस माइनस एनोड का मान कितना है माइनस 0.40। हमेशा क्या होता है, एनोड का मान क्या होता है हमेशा कम ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका है। तो एनोड का मान क्या होता है हमेशा कम होता है। अब यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ई नॉट का मान निकल के आ जाएगा 1.20 वोल्ट। अब हमको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड था ना, अब क्या एन बराबर देखेंगे क्या हो रहा है, एन का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो एन बराबर है 2। और एनोड की सांद्रता कितनी दी है, एनोड की सांद्रता दी है कितना 1 m, और कैथोड की सांद्रता 2 क्या 2 Ag है, 2 Ag प्लस है, तो क्या यहाँ 2 है, क्या 2 तो क्या आ जाएगा वो घात के रूप में कैथोड क्या जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि क्या यहाँ आगे 2 है तो क्या होगा 2 प्लस है तो क्या होगा 2, जब यहाँ आगे रहेगा 2 तो क्या होगा स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन दे। अब क्या करेंगे, अब नष्ट समीकरण में क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे नष्ट समीकरण में, क्या करेंगे नष्ट समीकरण से निर्नष्ट समीकरण से नष्ट के समीकरण से देखते हैं। तो ई सेल बराबर होता है ई सेल यानी ईएमएफ बराबर ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 1/n इंटू लॉग 5 इंटू लॉग एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। तो क्या हो जाएगा, इसका मान ई नॉट सेल का मान कितना है 1.20 माइनस 0.0591/2 इंटू log 1, log 1 का मान कितना होता है 0, तो क्या आ जाएगा 1.20 वोल्ट। क्या गया, इसके क्या ई सेल का मान ही क्या है ई नॉट सेल ही क्या है ईएमएफ के बराबर है। तो क्या हो गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन क्या कहते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या कहते हैं पूछे जाते हैं। अगला है हमारा डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक सेल गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए।
कर डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना दिया है? मानक इलेक्ट्रोड या सेल विभव, सेल इसकी जगह पर सेल भी लिख सकते हैं। सेल विभव का मान कितना दिया? 1.1 निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की क्या करना है? गणना करना है। तो इसका उत्तर गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा जी नॉट, मानक गिब्स ऊर्जा करना है तो डेल्टा जी नॉट का क्या करना हमको मान निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा माइनस एन का मान कितना है? 2। एन बराबर कितना है? 2। एफ का मान 96,500 और ई नॉट सेल का मान कितना दिया? 1.1। तो क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 21,23,00 जूल प्रति मोल। तो क्या है? मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा का मान कितना आ गया? इतना जूल प्रति मोल। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राइमरी सेल क्या होते हैं? उत्तर, इसका उत्तर लिख सकते हैं वे सेल जो पुनः चार्ज नहीं हो सकता। क्या वे सेल जो क्या जो पुनः चार्ज नहीं हो सकते। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? जिन्हें क्या कहता है? पुनः चार्ज नहीं किया सकते हैं प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल कहलाता है। 2019 बिहार बोर्ड में पूछा गया, आपके यूपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कहलाता है। इनका प्रयोग, इनका क्या कर सकते हैं? इनका केवल एक बार प्रयोग होता है। इनको केवल एक बार प्रयोग किया जाता है। जो प्राइमरी सेल क्या होते हैं? इनको एक बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्या हो गया? आप शुष्क सेल, इसी को क्या कहते हैं? पेंसिल सेल, जो आपके बैटरी में लगी होती हैं, जो टार्च में लगा होता है। और दूसरा है मरकरी सेल। ये कहाँ लगी होती है? इसे बटन सेल कहते हैं। जैसे क्या छोटी छोटी जो घड़ियाँ होती हैं या खिलौने होते हैं, इसे क्या कहते हैं? बटन सेल। ये क्या है? प्राथमिक सेल के क्या हो गए? उदाहरण भी हमने बता दिया। इतना है, लिख देंगे क्या होगा? आपको 2 नंबर आसानी से एकदम बिना कहे हुए एग्जामिनर दे देगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है और क्या क्या 2019 में भी ये पूछा गया है। तो उत्तर, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम है, किसी धातु का एकत्रित भार, जो किसी धातु का क्या है? जो एकत्रित भार है, एकत्रित भार उस सेल में कुल आवेश, उस सेल में कुल आवेश Q का सीधा समानुपाती होता है। सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। जहाँ W क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? W प्रोपोर्शनल टू Q। W प्रोपोर्शनल टू Q। ये क्या? फैराडे का नियम क्या है? W प्रोपोर्शनल टू Q।
तो W बराबर प्रश्न Q बराबर क्या होता है आई टी। क्या एकत्रित भार उस सेल पे कुल आवेश Q का सीधे समानुपाती होता है। तो कुल भार W Q बराबर आई टी, W हटे क्या आएगा यहाँ पर Z आई टी, नियतांक आ जाएगा। तो W बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका W बराबर हो जाएगा ई आई टी अपान एन गुणे 96,500। क्या होगा हमारा ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा, जहाँ W क्या है, W भार, E परमाणु भार, I विद्युत धारा, और T समय सेकंड में, और N इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इतना चीज़ लिख देंगे तो 2 या 3 नंबर में आपको आसानी से मिल जाएगा एग्जाम में बिना कहे हुए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है 4 धातुएं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट और इतना वोल्ट था इतना वोल्ट है। 3 धातुओं की घटती हुई सक्रियता अभिक्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो क्रियाशीलता यदि क्या हो, वोल्टेज कम वोल्ट हो तो कम वोल्ट होगा तो क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। वोल्टेज कम तो क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक। क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक। वोल्टेज कम, क्रियाशीलता अधिक, वोल्ट अधिक, वोल्ट क्या हो गया, अधिक हो गया, तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, कम। क्रियाशीलता अधिक। तो कह रहा कि क्या इन धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता मतलब जो क्या है, जो कम वोल्टेज है उसका अधिक है। तो कम वोल्टेज कौन है, सबसे कम कौन है, सबसे कम है ये 0.74, 0.74 सबसे कम क्या है, -2, उससे कम ए, उससे कम वोल्टेज इसका है डी का, बी डी, उसके बाद कौन है सी, फिर ए, तो बी डी सी ए। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कब आया था, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। तो आपकी 2025 में पूछने की संभावना है। इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है। अब क्या कहते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कौन सा क्या होगा। फिर एक क्वेश्चन और आ गया, तो इसमें कह रहा है अपचयन क्षमता का क्रम होगा। तो अपचयन क्षमता अधिक किसका होगा, अपचयन क्षमता अधिक, वोल्टेज कम है, क्या होगा, अपचयन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो इसको क्या करना है, सबसे अधिक अपचयन क्षमता किसकी है, तो सबसे अधिक अपचयन क्षमता देखिए किसकी है, सबसे कम वोल्टेज, वोल्ट क्या हो, कम, तो सबसे कम वोल्ट क्या है, -2.54, मतलब बी का सबसे वोल्ट कम है तो बी, उसके बाद सी का है, उसके बाद ए का, तो बी सी ए, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर अगला करा किसी भी इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर। धातु की प्रकृति कैसी है, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, मतलब क्या करेगा, तीनों पर निर्भर करेगा, यानी इनमें से सभी पर निर्भर करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट डी पर ही आंसर लगा लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक फैराड विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। आपको हम इतने क्वेश्चन लगवाए हैं, कहाँ लिखे हैं, 96,500, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 9600 लिख दिया, 95,500 लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, 96,500। 9 लिखेंगे, 9 का उल्टा 6,
उसके बाद 500, 1000 का अधिया 500। फिर अगला है कह रहा किस सेल में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। किस सेल में H2SO4 का आपको बताया था कि मतलब उसकी परसेंटेज इतना है, H2SO4 की परसेंटेज कितना रखते हैं 38%। तो सीसा संचायक सेल था ना जो हम घर पे यूज करते हैं, उसमें H2SO4। सीसा संचायक या लेड संचायक भी कहते हैं। सीसा मतलब लेड। फिर अगला क्वेश्चन कर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 96,500 कूलाम का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। मतलब क्या है, इतना कूलाम का विद्युत आवेश क्या करेगा कॉपर सल्फेट के विलयन से। तो मतलब कितना कॉपर मुक्त करेगा कॉपर सल्फेट से के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर कितना मुक्त होगा। तो यहाँ पर क्या था, पहले कितना था 2 आवेश, क्या है यहाँ आवेश की मात्रा कितना है 2 है, और 2 से क्या होगा यहाँ पर 0, तो कितना आवेश का मात्रा लगा 2 फैरेड। 2 फैरेड लगा तो 2 फैरेड निकलता है, कितना कॉपर मुक्त होता है। कॉपर का 63.5 ग्राम क्या होता है कॉपर मुक्त होता है। कॉपर सल्फेट से क्या होगा, कॉपर कितने निकल रहा है, इतना मुक्त हो रहा है 63.5 ग्राम। तो कह रहा है कि इतना कूलाम से, तो यानी 2 फैरेड बराबर किसके बराबर है 63.5 ग्राम के। और पूछ कितना रहा 96,500, तो 2 गुणे एफ का मान कितना है 96,500, तो 96,500 है और तो 63.5 ग्राम है, 63.5 ग्राम। तो क्या होगा 96,500 कूलाम से, तो 96,500 कूलाम से कितना मुक्त होगा, तो 63.5 बटे 2, 63.5 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 31.76। तो एक आ जाएगा हमारा इतना ग्राम क्या हो जाएगा कॉपर मुक्त होगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। कर रहा है जल एवं वायु की उपस्थिति में लोहे का संचारण कैसे होता है वर्णन कीजिए। ये आपका क्या है होमवर्क है, इसको हमने लास्ट वीडियो में कराया है संचारण के बारे में। तो इसको क्या कीजिएगा आप होमवर्क करके लाइएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पर हो जाता है द एंड। तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर क्या हो गया हमारा वैद्युत रसायन, यहीं पर क्या हो गया समाप्त हो गया। हमने इसको बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन किए, MCQ किए, थ्योरी किए, न्यूमेरिकल किए, बहुत सारे टॉपिक हमने किए हैं कवर। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका हम 1 शॉट कम समय में रिवीजन के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तीसरा चैप्टर अब शुरू हो जाएगा। तीसरा चैप्टर शुरू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर इसका 1 शॉट जरूर मिल जाएगा। अगले वीकेंड में आपको हो सकता है कि इसका 1 शॉट मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ, तो रासायनिक बलगत की चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।